हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। भाई रोहित, आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन हमारा देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के सेशन में आज हम प्रश्नों को करने वाले हैं। तो हम जो है अपने चैनल पर 4 वीडियो डाल चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो आप जब उनको चारों को पढ़ लेंगे तो आपको जो भी जानकारी मिलेगी आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं और आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। यदि आपने उन चारों वीडियो को देख लिया है तो आप इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैंने लिए हैं आप उनको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उन वीडियो को पहले देख लें और उसके बाद इस वीडियो को भी लगाएं, क्योंकि ये प्रश्न वाला वीडियो है और इस वीडियो को जब लगाएंगे तो आपके जो है सभी क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। और विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यता अगर देखी जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। और देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखा जाए तो बहुत सारी विशेषताएं इसकी है और उनको हम जो है प्रश्नों के माध्यम से आज पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आप इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से बहुत ही ध्यान से सुनें और इनको समझें, ठीक है। यदि आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया तो आशा करता हूँ कि आपके मतलब देखा जाए तो कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखा जाए तो पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक जानकारी सबसे पहले किसने दी थी तो चार्ल्स मैसन देखा जाए तो एक व्यक्ति थे और एक ब्रिटिश व्यक्ति थे और इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। तो सन 1826 में जब इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था तो इन्हें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन्होंने एक बेसिक जानकारी दी थी। हालांकि इन्हें विशेष प्रमाण इन्होंने नहीं दिए थे, ठीक है। तो और इनकी एक पत्रिका भी थी, नैरेटिव ऑफ जर्नी। तो उस पत्रिका के माध्यम से ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले बेसिक जानकारी किसने दी थी तो चार्ल्स मैसन, आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शोध करने का पहली बार प्रयास किसने किया था। तो शोध करने देखा जाए तो चार्ल्स मैसन भी आए थे, इन्होंने भी शोध नहीं किया था। इनके बाद 2 व्यक्ति और आए थे, एक नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे विलियम बर्टन। 2 इंजीनियर भाई थे जिन्होंने लाहौर से लेकर कराची तक जो रेलवे ट्रैक था, जैसे ये कराची और यह है लाहौर, मतलब लाहौर जो अंदर मतलब पाकिस्तान के आंतरिक भाग में था, लेकिन कराची जो कि ये तटीय भाग पर था। तो लाहौर से लेकर कराची तक जो है विलियम बर्टन एवं जेम्स बर्टन ये दोनों इंजीनियर भाई थे, इन्होंने जो है रेलवे ट्रैक बनाया था। लेकिन इन्होंने भी जब ट्रैक बनाया था तो टीलों से इन्होंने जो भी ईंटें थी उनको प्राप्त किया था, तो उसके माध्यम से उन्होंने ट्रैक में ईंटों को लगा लिया था। लेकिन इन्होंने मतलब खोज करने का प्रयास नहीं किया था कि यहाँ पर जो है कोई सभ्यता रही होगी, तो इन्होंने भी शोध करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन देखा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आता है कि सबसे पहले शोध करने का जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शोध करने का पहली बार प्रयास जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही किया था। 1853 से 56 के बीच इन्होंने कई बार पाकिस्तान का दौरा किया था और उसके माध्यम से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शोध करने का प्रयास किया था। लेकिन ये सफल नहीं, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए थे। देखा जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में हम समझते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम सफल शोधकर्ता के रूप में सर जॉन मॉसल को जाना जाता है, सर जॉन मॉसल, ठीक है। और सर जॉन मॉसल की यदि हम बात करें तो 1921 में इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और 1922 में इन्हीं के नेतृत्व में जो है मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम सफल शोधकर्ता जो थे वो सर जॉन मॉसल ही थे। नेक्स्ट आगे प्रश्न बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य जो तिथि थी मानी जाती है। तो सर्वमान्य जो तिथि है 2350 से लेकर 1750 विधि के अंतर्गत मानी जाती है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग तिथियां दी हैं, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है सबसे ज़्यादा महत्व कर दिया जाता है। तो 2350 बीसी से लेकर 1750 विधि के अंतर्गत ही इस तिथि को सर्वमान्य तिथि माना जाता है। और ऐसा क्यों माना जाता है तो हम बात करते हैं कार्बन 14 पद्धति। एक कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से ही इस तिथि को जो है निकाला गया था। जो कार्बन 14 पद्धति होती है ये क्या होती है तो कोई भी जीवाश्म या कोई भी सभ्यता, जो भी प्राचीन सभ्यताएं होती हैं उनका पता लगाने के लिए कार्बन 14 पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है।
और इस पद्धति की खोज जो है डीपी अग्रवाल ने की थी, तो इसीलिए डीपी अग्रवाल ने ही ये तिथि दी थी 2350 से लेकर 1750 भी, तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि सर जॉन मार्शल ने तिथि जो दी थी, क्योंकि सर जॉन मार्शल की बात करें तो ये प्रथम सफल शोधकर्ता थे, तो इनकी तिथि को याद करना हमें महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 3250 BC से लेकर 2750 BC के अंतर्गत इन्होंने अपनी तिथि दी थी, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ लेते हैं। आगे यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था, तो हड़प्पा। हड़प्पा की यदि हम बात करें तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। एक पंजाब हमारे भारत में पड़ता है और एक पंजाब जो है पाकिस्तान में भी पड़ता है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है हड़प्पा, और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और जिला कौन सा है, तो मोंटगोमरी जिला में ये हड़प्पा पड़ता है। तो आप इतने फैक्ट जो हैं बिल्कुल सभी को याद कर लें। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल था ये हड़प्पा है, और ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और नदी कौन सी है, तो रावी नदी के तट पर पड़ता है। और जिला कौन सा है, तो मोंटगोमरी जिला में ये पड़ता है। और खोज कब हुई थी, तो 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी। आगे यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन, जिसे हम बंदरगाह के नाम से जानते हैं, तो ये कहाँ मिला है, तो लोथल। लोथल में ये मिला है। और लोथल की बात करें तो अहमदाबाद में ये गुजरात का अहमदाबाद, जैसे गुजरात एक राज्य है हमारे भारत में, और गुजरात के अहमदाबाद में ये लोथल मिला है, जो कि बंदरगाह है। यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो देखा जाए तो 4-5 जो है बंदरगाह मिले थे। तो 4-5 बंदरगाह मिले थे। यदि हम बात करें तो एक था सुतकांगेडोर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था, तो वो भी एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और बालाथल जो कि बलूचिस्तान में है, तो वो भी पाकिस्तान में पड़ता है। बालाथल को भी एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और एक था जैसे लोथल हो गया, और एक है कुंताती, मैं लिख देता हूँ कुंताती, ठीक है। मैं लास्ट में जब ये सभी प्रश्न करा दूंगा तो इसके बाद इन सब के बारे में भी बता दूंगा। तो कुंताती ये भी बंदरगाह था, और ये भी गुजरात में है, ठीक है। और एक था अल्लाहदीनु, अल्लाहदीनु नाम का था, तो वो भी पड़ता है सिंध प्रांत में पाकिस्तान के। तो ये 4-5 जो है स्थल के रूप में जाने जाते हैं, मतलब बंदरगाह के रूप में जाने जाते हैं। आगे यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी ये राखाल दास बनर्जी ने की थी। और कब की थी, तो 1922 में की थी। और जो मोहनजोदड़ो एक कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, और सिंधु नदी के तट पर। तो ये सारी बातें बिल्कुल आप याद कर लें, क्योंकि एक प्रश्न जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इससे संबंधित तो प्रश्न बिल्कुल आपको सभी याद होने चाहिए कि खोज किसने की थी और कब की थी, किस नदी के किनारे है और कौन से क्षेत्र में है, तो ये बिल्कुल याद होने चाहिए। आगे यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला के रूप में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। और देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता किस जाति के थे, तो त्रिवृत जाति के माने जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित मत जो है के रूप में जाना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ जाति के थे, ठीक है। यदि आगे हम बात करें तो प्रथम नगरीय सभ्यता, जो हमारे भारत की प्रथम नगरी, अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है। और यदि हम बात करें तो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता देखा जाए तो वो एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानी जाती है, जिसका उल्लेख हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद करते हैं। और आगे यदि हम पढ़ें नेक्स्ट प्रश्न, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक वर्ड को तो मैं कई बार आपको मतलब डिफाइन कर चुका हूँ। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या होती है मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत जो भी सभ्यताएं आती हैं उनके अंतर्गत जो लिखित साक्ष्य होते हैं, लिखित, ठीक है, लिखित जो साक्ष्य होते हैं वो तो प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्हें उनकी लिपि जो होती है वो जो जितने भी पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ पर जो भी लिपि मिली है वो भावचित्रात्मक लिपि है, लेकिन उस लिपि को अभी तक विद्वान जो है वो पढ़ नहीं पाए, जिसके कारण इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। और आगे यदि बात करें तो कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पर कांसे का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। कांसा एक मिश्र धातु है, इसकी हम बात करें तो
जो कांसा होता है ये कॉपर प्लस टिन, ये दोनों धातुओं से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यता कौन सी थी, तो विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता को ही जाना जाता है। और कितनी विस्तृत थी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई सभ्यता थी। इस प्रकार से ये थी, मतलब देखा जाए तो त्रिभुजाकार में पड़ती है। सबसे उत्तरी स्थल के साथ मांदा पड़ता है, और सबसे दक्षिणी दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है प्रवरा नदी के किनारे, और जो इसका सबसे पश्चिमी स्थल है ये पड़ता है। तो हम यदि बात करें तो जो सुतकांगे डोर है इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल पड़ता है। ठीक है, और देखा जाए तो सबसे उत्तरी जो पूर्वी स्थल है ये पड़ जाता है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है और मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आपको मैंने चारों स्थल बता दिए, हालांकि हम उनको भी पढ़ेंगे। देखा जाए तो आगे हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा उसको समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ये NCERT द्वारा दिया गया ये है, तो आप इसको बिल्कुल याद कर लें। और लगभग में देखा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर पड़ जाता है इसका क्षेत्रफल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के स्थल केवल 3 देशों से मिले हैं। देखा जाए तो भारत से भी मिले हैं, पाकिस्तान से भी, एवं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से केवल 2 स्थल मिले हैं, और पाकिस्तान से लगभग 500 प्लस स्थल मिले हैं पाकिस्तान से, और लगभग 900 से अधिक स्थल जो है भारत में भी मिले हैं। तो मतलब स्थलों के बारे में आप याद कर सकते हैं। आगे यदि हम बात करें तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। अब मैं आपको यहाँ पर 4 स्थलों के बारे में बताने वाला हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो मांदा। ये मांदा कहाँ पड़ता है, ये चिनाब नदी के किनारे पड़ता है, और ये जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है मांदा, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है और चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। तो तीनों प्रश्न आप बिल्कुल याद कर लें। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था, तो दाइमाबाद। दाइमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, और ये प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है। प्रवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, और इसी नदी के किनारे जो है पड़ता है, और ये कहाँ है तो महाराष्ट्र में। तो इनकी स्थिति मतलब जहाँ स्थित है वो भी आप पता होना चाहिए, किस नदी के किनारे वो भी पता होना चाहिए, और मतलब दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी ये सभी आपको स्थल पता होने चाहिए, क्योंकि चारों स्थल से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी स्थल। पूर्वी स्थल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो था वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर, और ये कहाँ पड़ता है, तो ये मेरठ में पड़ता है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, और यहीं पड़ता है आलमगीरपुर, और ये हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। तो आप इसको भी याद कर लें। नेक्स्ट यदि आगे हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण अगर पूछा जाए कि कितने किलोमीटर में इसका विस्तार है, तो लगभग 1400 किलोमीटर में इसका विस्तार पड़ता है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के रूप में। अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो लगभग इसका विस्तार जो है 1600 किलोमीटर पड़ता है। तो पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई अधिक पड़ जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की, और उत्तर से दक्षिण में कम पड़ती है। नेक्स्ट यदि आगे प्रश्न देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। आकार की या आकृति की बात करें तो एक त्रिभुजाकार पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे आप ऊपर देख सकते हैं, ये इस प्रकार से जो है इसका आकार पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसे था, तो त्रिभुजाकार। अब हम पढ़ लेते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी, और इनके एक सहयोगी थे देखा जाए तो मोहनजोदड़ो वाले राखालदास बनर्जी, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने, क्योंकि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, और हड़प्पा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है, और 1921 में इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियां रहती थी, तो 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय, और देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो प्रजाति थी इस भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग ही पाए जाते थे। दूसरी थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरी मंगोलाइड, और चौथी अल्पाइन। ये 4 प्रजाति के अस्तित्व पाए गए थे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। तो आप इनको बिल्कुल याद कर लें। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर थे।
अर्थात देखा जाए तो 6 बड़े नगर, मैं आपको 9 बड़े नगर बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपको जो भी 5 स्थल थे उनके बारे में भी बताऊंगा, और जो 9 बड़े नगर थे उनके बारे में भी मैं आपको एक अलग पेज में बता दूंगा, क्योंकि उनको देखा जाए तो अवरोही मतलब बड़े से छोटे के क्रम में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना ही पढ़ सकते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, चनुदड़ो एवं कालीबंगा, ये 6 बड़े नगर थे। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भावचित्रात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि थी। और अगर शैली आपसे पूछा जाए तो थी वास्त्रोपैदन शैली थी। ठीक है, वास्त्रोपैदन शैली। ठीक है, वास्त्रोपैदन शैली मतलब थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और लिपि जो थी वो भावचित्रात्मक थी, मतलब कुछ चित्र बने हुए होते थे और उस प्रकार से लिपि को पढ़ना पड़ता था। लेकिन अभी तक उस लिपि को जो इतिहासकार नहीं पढ़ पाए हैं। नेक्स्ट आगे यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। लेकिन वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो वर्तमान में यदि हम बात करें तो हमारे भारत में, मौजूदा भारत में राखीगढ़ी जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। और ये कहाँ पड़ता है, तो हिसार में पड़ता है। हिसार जो कि हरियाणा का एक जिला है, तो हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी पड़ता है और एक घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। इसकी खोज जो है वो सूरजभान ने की थी। ठीक है, सूरजभान ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट आगे यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थी। मुख्य फसलें गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें के रूप में जानी जाती हैं। और यहाँ से देखा जाए तो चावल जो है, चावल के प्रमाण केवल 2 ही स्थलों से मिले हैं, देखा जाए तो लोथल से और रंगपुर से। ठीक है, तो 2 ही जगहों से केवल चावल के प्रमाण मिले हैं। और आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता दूँ, दाल, जो दालें होती हैं, दालों के प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में माप की इकाई संभवता थी। सिंधु सभ्यता में माप की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में थी, मतलब 16 के गुणक में थी। 16 दूनी 32, 16 तियां 48, मतलब इस प्रकार से जो है इसके अनुपात में ही जो है सिंधु सभ्यता में माप की इकाई को मापा जाता था। मतलब कोई भी वस्तु होती थी उसे 16 के अनुपात में ही मापा जाता था। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो में पड़ता है और ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के रूप में जानी जाती है। आगे यदि हम बात करें तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। जो विशाल स्नानागार की हम बात करें तो इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले थे, मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, इसकी देख लेते हैं। 11.88 मतलब 11.88 है एथीज की लंबाई, 7.01 एथीज की चौड़ाई और 2.43 अर्थात एथीज की गहराई। तो लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई, ये इसके मतलब अनुपात में ये दिया गया है। तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट यदि बात करें तो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लोथल से। तो लोथल से चावल के साक्ष्य मिले थे। और लोथल की खोज कब हुई थी, तो 1957 में खोज हुई थी। और रंगनाथ राव जो थे इनके खोजकर्ता थे, और ये लोथल भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया भी था कि चावल के साक्ष्य तो लोथल से मिले थे, लेकिन जो धान की भूसी के साक्ष्य हैं उसके जो रंगपुर से इसके साक्ष्य मिले थे, तो आप उसे भी याद रख लें। यदि हम आगे बात करें तो 3 युगल समाधियाँ एवं घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। 3 युगल समाधियाँ मतलब 3 व्यक्तियों को एक ही समाधि में जो है समाधि दे देना। तो 3 युगल समाधियाँ एवं घोड़े की मृण मूर्ति जो है लोथल से मिली थी। और लोथल कहाँ पड़ता है, तो अहमदाबाद में। तो आगे यदि हम बात करें तो 3 युगल समाधियाँ एवं घोड़े की जो मृण मूर्ति है इसके साथ लोथल से मिले थे। लोथल कहाँ है, तो अहमदाबाद में पड़ता है। और अहमदाबाद कहाँ है, तो ये गुजरात के अंदर अहमदाबाद पड़ता है। तो आगे यदि हम बात करें तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड की बात करें तो लोथल एवं कालीबंगा, लोथल से ही एवं कालीबंगा से ही केवल अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, और अग्निकुंड के साक्ष्य कहीं से भी नहीं मिले हैं। तो आगे यदि बात करें जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, जो जुते हुए खेत के साक्ष्य थे एक कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और कालीबंगा किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। और घग्गर नदी के किनारे राखी गढ़ी भी पड़ता है, राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है और ये भी घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। आगे यदि हम बात करें तो भूकंप के साक्ष्य मिले, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा भी जा सकता है। भूकंप के साक्ष्य किस जगह से मिले, तो जो है कालीबंगा से। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य भी मिले थे और जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले थे और अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले थे। तो बहुत सारे साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले थे। और कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और इसकी जो खोज है ये अमलानंद घोष एवं बीबी लाल एवं थापर ने जो है इसकी खोज की थी। और मतलब कालीबंगा की बात हो रही है यहाँ पर। और भूकंप के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से ही मिले थे। नेक्स्ट यदि बात करें तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे ये स्थल प्राप्त हुआ था। आगे यदि हम बात करें तो मनके बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिला है। जो मनका बनाने का कारखाना होता है मतलब इसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो ये चनूदड़ो से मिले थे। चनूदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। और आगे यदि बात करें तो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है और ये सिंध प्रांत में पाकिस्तान में पड़ता है। मिट्टी का खिलौना हल मिला है। मिट्टी के खिलौने की यदि बात करें तो मिट्टी का खिलौना जो हल है, हल ये मिला है बड़ावली से। बड़ावली से ये मिला है और ये कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार जिले में बड़ावली पड़ता है। हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है और सरस्वती नदी के किनारे बड़ावली खोजा गया था। तो आप बिल्कुल इनके जो भी पॉइंट हैं उनको एक और याद कर लें। बड़ावली की बात करते हैं तो ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। और यहाँ से क्या मिला है, तो मिट्टी का खिलौना हल यहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके समकालीन जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता जिसे हम नील नदी की भी सभ्यता कहते हैं, चीन की सभ्यता जिसे हम हांगो नदी की सभ्यता भी कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे हम दजला फरात नदियों की भी सभ्यता कहते हैं। क्योंकि मिस्र की सभ्यता की बात करें तो मिस्र के किनारे नील नदी बहती है, चीन में हुआंगो नदी बहती है, मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इराक में पड़ती है और इराक में दजला फरात नदियाँ बहती हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों सभ्यता जो थी नदियों के किनारे ही मतलब पाई गई थी। तो प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का समय था तो उसमें मिस्र की सभ्यता भी पाई गई थी और चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया ये तीनों थी। लेकिन ग्रीक की सभ्यता जो थी ये उस समय नहीं थी। ठीक है, आगे यदि हम बात करें ग्रीक की सभ्यता यहाँ पर नहीं थी। आगे जब हम पढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले। जो घोड़े की हड्डी की बात करें तो घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं सुरकोतला से। सुरकोतला जो कि कच्छ में पड़ता है, कच्छ गुजरात में पड़ता है। और देखा जाए तो सुरकोतला कच्छ में पड़ता है। और आगे जब हम बात करते हैं और इस सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। सुरकोतला कच्छ में पड़ता है, कच्छ जो कि गुजरात का एक जिला है। और सरस्वती नदी के किनारे सुरकोतला पड़ता है। नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा कहाँ है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला है, यहीं पड़ता है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पदार्थ का प्रयोग मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में किस पदार्थ का प्रयोग, मुद्राएं जो होती थी मुद्राओं के निर्माण में सेलगड़ी का प्रयोग किया जाता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था तो व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह का व्यापार करते थे। और व्यापार किस प्रकार से होता था, तो विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, विनिमय के आधार पर, विनिमय अर्थात एक वस्तु तुम दो और दूसरी वस्तु उससे ले लेना, मतलब वस्तु वाला व्यापार होता था। जैसे एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु को ले लेना उसके तो इस प्रकार से जो है विनिमय व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोनों तरह का व्यापार करते थे, आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे इनकी यदि बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे ये ईंटों से बनाए जाते, क्योंकि ईंटों के साथ जो है मिले हैं तो इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। और मैं आपको एक और बता दूं
जो अलंकृत ईंटों के साथ मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साथ भी मिले हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में सिंधु सभ्यता के लोग बहुत ही अत्यधिक उत्पादन किया करते थे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। आगे यदि हम बात करें तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन जो समाज था ये विद्वान वर्गों में, योद्धा वर्ग में, व्यापारी वर्ग में और श्रमिक वर्ग में, ये चारों प्रकार के वर्ग जो थे वो हड़प्पा कालीन समाज में मौजूद थे। विद्वान भी मतलब जो मतलब शिक्षा का कार्य करते थे वो विद्वान वर्ग में आते थे। जो क्षत्रिय मतलब लड़ाई का कार्य करते थे वो योद्धा वर्ग में आते थे। जो व्यापार करते थे, जो व्यवसाय करते थे वो व्यापारी वर्ग में आते, और जो कार्य किया करते थे वो श्रमिक वर्ग में आते थे। और देखा जाए तो जो हड़प्पा कालीन समाज था इस समाज में जो है किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता था, सभी को समान दर्जा प्राप्त था। तो सिंधु जो हड़प्पा कालीन समाज था ये बहुत ही अच्छा समाज था। नेक्स्ट यदि प्रश्न देखें तो सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे इसका उपयुक्त नाम है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हड़प्पा जो स्थल था ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। आगे यदि हम बात करें तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति की बात करें तो उचित समतावादी, मैंने अभी ऊपर बताया भी था आपको कि ये जो 4 वर्ग प्राप्त हुए थे मतलब यहाँ पाए गए थे, तो कहा जाता है कि इन चारों वर्ग जो थे इनको समानता का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी, सभी को उचित रूप से समान माना जाता था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, सिंध का नकली स्थान या फिर बाग। सिंह का नकली स्थान या सिंह का बाग जो है, सिंध है ये सिंह नहीं, सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है, तो किस पुरास्थल को कहा गया है, ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नकली स्थान के रूप में जाना जाता है। और आगे यदि हम बात करें तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, जो अलंकृत ईंटें हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, मैंने आपको अभी बताया भी था, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। आगे यदि हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है, मतलब जल का बहुत ही अच्छे से उचित रूप से प्रबंधन किया गया था। तो एक किस स्थल में प्राप्त हुआ है, ये धौलावीरा में प्राप्त हुआ है। धौलावीरा जो कि बात करें तो ये कच्छ गुजरात में पड़ता है, कच्छ गुजरात में ये पड़ता है और लूनी नदी के किनारे ये पड़ता है। और धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, ठीक है। और धौलावीरा की खोज किसने की थी, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। आगे यदि हम बात करें तो जो है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था। तो जो हड़प्पा में जो भी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे वो गेरुए रंग से रंगे हुए होते थे। लाल एवं काले चित्रित मृदभांड जो है हड़प्पा में प्राप्त हुए थे। तो हड़प्पा में जो भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उन पर रंग जो था वो गेरुए रंग का होता, गेरुए रंग का भी प्रयोग होता था, लाल एवं काले रंग का भी प्रयोग होता था। तो गेरुए रंग, लाल एवं काले चित्रित मृदभांड जो है मिलते हैं यहाँ से। तो आगे यदि हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। कुएं की यदि बात करें तो मोहनजोदड़ो से कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। और नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आगे यदि बात करें तो जो RH37 एक कब्रिस्तान है, ये मैंने आपको वीडियोस में बताया भी था। तो RH37 एक कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले थे और अन्नागार के भी साक्ष्य मिले थे हड़प्पा से। आगे यदि बात करें तो मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो हड़प्पा से ही मिले थे। ये हड़प्पा स्थल है, ठीक है, तो आप स्थल के रूप में पढ़ सकते हैं। और जहाँ पर मैं लिखूंगा कि हड़प्पा सभ्यता तो आप वहाँ पर सभ्यता समझें, और जहाँ पे अगर हड़प्पा में खाली लिखूं तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थल की बात हो रही है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले भारतीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले भारतीयों में दयाराम साहनी एवं राखाल दत्त बनर्जी को जाना जाता है। आगे यदि हम बात करें तो धान की भूसी के साथ मिले हैं। जो धान की भूसी थी इसके साथ मिले हैं रंगपुर से मिले हैं। और रंगपुर जो है ये गुजरात में पड़ता है और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। और ये भादर नदी के किनारे इसके जो है स्थल मिला था। रंगपुर भादर नदी के किनारे मिला था और इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। और रंगपुर में क्या मिला है, तो धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे।
नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उपासना किसकी करते थे, उपासना या पूजा किसकी करते थे, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। और मातृ देवी की पूजा और उर्वरता की देवी की पूजा भी करते थे, उर्वरता की देवी की पूजा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर उर्वरता की देवी का एक चित्र भी मिला था कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा था, उसी को कहा जाता है उर्वरता की देवी। तो माता देवी की पूजा करते थे, उर्वरता की देवी की पूजा भी करते थे, और पशुपति शिव की भी पूजा होती थी यहाँ। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये प्रकृति की भी पूजा करते थे, लिंग योनि की पूजा, और ये मतलब कई तरह की पूजा यहाँ होती थी। और एक स्वास्तिक चिन्ह होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से स्वास्तिक, इसके भी प्रमाण यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे। और पशुपति शिव की पूजा करते थे ये लोग। तो क्योंकि अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रिय जो देवता थे उन्हें पशुपति शिव के नाम से जाना जाता है, और माता देवी की पूजा भी यहाँ होती थी। आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का तीन भागों में बटा हुआ नगर था, कौन था? तो धौलावीरा जो है ये 3 भागों में बटा हुआ नगर था, और एक गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, और लूनी नदी के किनारे ये पड़ता है, ठीक है। और रविंद्र सिंह बिष्ट जो हैं उन्होंने इसकी खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो हैं ये जब भारत में आज़ाद हो गया तो सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात से ही मिले हैं, गुजरात हमारे भारत में है। आगे यदि हम बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता में ईंटें जो थी किस अनुपात में मिली हैं? तो ईंटें जो हैं ये 4:2:1 के अनुपात में मिली थी, मतलब 4 उनकी लंबाई, 2 उनकी चौड़ाई और 1 उनकी ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों ही अनुपात हैं इसके। तो हड़प्पा सभ्यता में ईंटें जो थी 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई के रूप में इसके अनुपात में मिली थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन प्रणाली। नगर नियोजन प्रणाली जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध विशेषता थी, और इसे यहाँ की जो भी नगर होते थे या नगरों में घर जो भी बनाए जाते थे वो नगर नियोजन प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। और यहाँ की जो नगर नियोजन प्रणाली है ये बहुत ही प्रसिद्ध थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी सड़कें होती थी वो सभी समकोण पर काटते थे, ठीक है, समकोण पर काटते चले जाते थे। तो इसीलिए यहाँ की जो मतलब नगर नियोजन प्रणाली है ये बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है, और इसे ग्रिड पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ग्रिड पद्धति के रूप में इसे जाना जाता है, ग्रिड पद्धति। और आगे यदि हम बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध विशेषता ये हम पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये शेर से परिचित नहीं थे, लेकिन देखा जाए तो जो पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें कई जानवरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। जैसे कि यदि बात करें तो घोड़ा है, हाथी है और चीता के भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर के प्राप्त नहीं हुए। घोड़ा, हाथी, गैंडा और हिरण, इन सभी, और भैंसा, तो इस प्रकार से इन सभी के जो हैं चिन्ह प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर के कहीं भी चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। और मैंने यहाँ पर लिखा है तो उसको भी समझा देता हूँ। जैसे दाल, मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है, तो दाल के साथ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में जो दाल एक खाद्य फसल होती है तो इसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। और गन्ना एवं राई इसके भी साथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले, तो इनके तीनों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले। आगे यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो शेर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा, क्योंकि लोहे की खोज जो थी 1000 BC में जो है लोहे की खोज हुई थी, जो कि उत्तर वैदिक काल का समय था। तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हालांकि सोना, तांबा, सीसा, तांबा, कांसा और ये इन सभी धातुओं से जो है परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? तो दाहिमाबाद। यदि हम बात करें तो तांबे की इक्का गाड़ी या तांबे की बैलगाड़ी या तांबे के जो रथ है, इस प्रकार से जो भी थे ये दाहिमाबाद मिले हैं। दाहिमाबाद जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, तो उसी नदी के किनारे ये पड़ता है दाहिमाबाद। वो कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। डाबरकोट पुरास्थल कहाँ स्थित है? डाबरकोट की बात करें तो ये पुरास्थल जो है ये बलूचिस्तान में पड़ता है।
बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। और तो आप इतना ही याद कर सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो बालाकोट। बालाकोट जो है एक पुरा स्थल हड़प्पा सभ्यता में मतलब कहाँ खोजा गया था, तो ये बलूचिस्तान में। जो बालाकोट है ये बलूचिस्तान के मतलब बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो जो बालाकोट है ये एक जो है इसकी बात करें तो ये एक बंदरगाह था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 5 बंदरगाह थे जो कि जैसे बात करें तो लोथल के बारे में आप जानते ही कि लोथल जो था ये गुजरात में पड़ता है, और एक कुंतासी ये भी गुजरात में पड़ता है। तो ये 2 भारत के स्थल थे, मतलब भारत के बंदरगाह के रूप में जाने जाते हैं। और बालाकोट ये पड़ता है बलूचिस्तान में, तो ये भी एक बंदरगाह था। और एक पड़ता है सुतगांगेडोर, तो वो दास नदी के किनारे है, और वो भी एक जो है बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और एक है अल्लाहदीनो, ठीक है। तो अल्लाहदीनो इसकी यदि बात करें तो वो पड़ता है मतलब सिंध प्रांत में पड़ता है जो कि पाकिस्तान में है। तो वो भी एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको 5 गिना दिए। आगे यदि बात करें तो रोपड़ स्थल कहाँ, सॉरी डबल लिखा, रोपड़ स्थल कहाँ खोजा गया था, तो ये पंजाब में खोजा गया था। और पंजाब हमारे भारत में, क्योंकि पंजाब 2 जगह है, हमारे भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो इसलिए मैंने भारत लिखा है। तो रोपड़ स्थल हमारे भारत के पंजाब में खोजा गया था और ये सतलज नदी के किनारे पड़ता है। आगे यदि हम बात करें तो बालाथल, और बालाथल स्थल किस स्थान पर खोजा गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। जो बालाथल है ये किस स्थान पर खोजा गया था, तो ये राजस्थान में, ठीक है। तो देखा जाए तो कालीबंगा और बालाथल ये दोनों के दोनों राजस्थान में ही पड़ते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें तो अफगानिस्तान में खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के मात्र 2 स्थल हैं, और वो कौन से हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक का नाम है सोर्तकोई, दूसरा मुंडीका। सोर्तकोई और मुंडीका केवल ये 2 ही स्थल जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अफगानिस्तान में मिलते हैं। बाकी जो है स्थल पाकिस्तान में हैं, और सर्वाधिक स्थल जो हैं वो हमारे भारत में पड़ते हैं। आगे यदि हम बात करें तो जो है जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, जुड़वा राजधानी के रूप में ये हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। जुड़वा राजधानी के रूप में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। और ये जुड़वा राजधानी इन दोनों को कहा किसने था, तो स्टुअर्ट पिगट, ठीक है। स्टुअर्ट पिगट ने ही कहा था हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हड़प्पा सभ्यता का समाज था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था ये मात्र सत्तात्मक समाज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है माता देवी की पूजा एवं उर्वरता की देवी की पूजा इस प्रकार से होती थी। तो इन्हीं के प्रमाणों के माध्यम से ही कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। तो आगे यदि बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय पशु था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रिय पशु के रूप में जाना जाता है एक कुक्कुटबान मृषभ। कुक्कुटबान मृषभ मतलब कुबड़ वाला सांड जो होता था, इसे ही कहते हैं कुक्कुटबान मृषभ। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय पशु था। शवों को दफनाने की प्रथा के साथ कहाँ से मिले, जो शवों को दफनाने की प्रथा थी इसके साथ मिले हड़प्पा से। और नेक्स्ट है शवों को जलाने की प्रथा के साथ कहाँ से मिले, तो जलाने की जो प्रथा थी ये यहाँ से मिले मोहनजोदड़ो से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने मतलब इन सभी प्रकार की प्रक्रियाओं का जो है साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। शवों को दफनाने के हड़प्पा से और शवों को जलाने के साथ मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो को तो मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ को 3 मुख वाले देवता के रूप में जाना जाता है। और इनकी मूर्ति मिली है, तो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से इनकी मूर्ति मिली है। और उनके चारों ओर जो है विराजमान है, कौन कौन विराजमान है, तो हाथी है, गैंडा है, चीता है, भैंसा है, हिरण है। ये सभी जानवर जो हैं इनकी मूर्ति के चारों ओर विराजमान है। तो और देखा जाए तो किसी भी मूर्ति में शेर का जिक्र नहीं हुआ है, तो इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के बारे में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, जिस सिंधु घाटी सभ्यता की लेखन शैली कैसी थी, तो वैस्ट्रोफाइदन शैली थी। और देखा जाए तो इस शैली में सबसे अधिक प्रयोग जो है मछली का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था। सैंधव सभ्यता का विनाश का कारण क्या था, जो सैंधव सभ्यता थी इसके विनाश का कारण देखा जाए तो कहा जाता है कि संभवतः यहाँ बाढ़ से ही इसका विनाश हुआ था, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो थी इसके जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो है
बाढ़ आई होगी और बाढ़ के माध्यम से सभ्यता जो है डूब गई होगी, तो जिसके कारण सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो ये सभी साक्ष्यों के आधार पर है कि विनाश का जो है काल क्या था। तो सभी विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि संभवतः बाढ़ के कारण ही सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था। तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। तो तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था अतरमपक्कम में। अतरमपक्कम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है और ये तमिलनाडु के साक्ष्य के रूप में है, ठीक है। तो तांबे धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, इसके साक्ष्य अतरमपक्कम तमिलनाडु से मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल याद कर लें। नेक्स्ट हमारा आग में पकी हुई मिट्टी को कहते हैं। आग में जो पकी हुई मिट्टी होती थी, अर्थात जो भी बर्तन होते थे मिट्टी के और उसको आग में रख दिया जाता, तो आग में रखने के बाद जब वे पक जाते थे तो उसे टेराकोटा के रूप में जाना जाता है। आज के समय में भी देखा जाए तो जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उनको आग में ही पकाया जाता है। तो उस समय आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके द्वारा संचालित होता था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था ये बड़े वर्ग द्वारा मतलब संचालित होता था। ये संभवतः मतलब ये भी अनुमान के आधार पर बताया गया है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था ये बड़े अर्थात बनिया जो होते हैं बनिया, तो बनिया द्वारा जो है मतलब शासन को संचालित किया जाता होगा। तो इस प्रकार से जो है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो 8 बड़े नगर थे उनके बारे में भी अब हम पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको जो है बता देता हूँ कि कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर थे। तो 9 बड़े नगर जो थे मैं आपको अवरोही क्रम में बताने वाला हूँ। मतलब सबसे पहला जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद जो है उससे छोटे होते चले जाएंगे। तो मैं आपको लिखा देता हूँ। यदि बात करें तो आपको इतना याद करना है, MRHDKBGCL, ठीक है। MRHDKBGCL, जैसे CGL होता है तो आप इसको GCL कर लें, और KB होता है जैसे, तो आपको जो है इनको तीनों को अलग अलग से याद कर दें, जैसे MRHD और KBGCL। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहला अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा शहर था, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था। इसके बाद राखीगढ़ी जो है ये दूसरा सबसे बड़ा शहर था। आज की बात करें तो हड़प्पा ये तीसरा सबसे बड़ा शहर था। चौथा धौलावीरा, पांचवें यदि बात करें तो कालीबंगा। छठे की बात करें तो हो जाता है कालीबंगा, और इसके बाद तो हो जाता है बनावली, ठीक है, बनावली। और जी की बात करें तो हो जाता है गनवेरीवाल, जो कि ये पाकिस्तान में पड़ता है। और उसके बाद सी से हो जाता है चन्हूदड़ो, और जो 9वां है ये हो जाता है लोथल। तो आप इनको जो है 9 को याद कर सकते हैं। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 9 बड़े शहर हैं। मोहनजोदड़ो जो कि सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के उत्तर भारत के हरियाणा में पड़ता है, और हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है, धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ में पड़ता है, और कालीबंगा जो कि देखा जाए तो राजस्थान में पड़ता है, और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। बनावली देखा जाए तो ये पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। तो बनावली जो है ये हरियाणा में पड़ता है, और गनवेरीवाल ये पाकिस्तान में पड़ता है, और चन्हूदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, लोथल जो कि देखा जाए तो ये गुजरात में अहमदाबाद में पड़ता है। तो आप इनको बिल्कुल याद कर लें। ये 9 बड़े शहर हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के। और मैं आपको जो पांच जो देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के 5 जो हैं ये बंदरगाह बता देता हूँ, बंदरगाह। तो आप इन्हें भी याद कर लेना। एक है अल्लादीनो, ये पड़ता है सिंध में, सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान का है, ठीक है। और ये पहला बंदरगाह है जो कि सिंध में पड़ता है और पाकिस्तान में। दूसरे की बात करें तो लोथल एवं कुंतासी, ठीक है। लोथल एवं कुंतासी
ये दोनों 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 के दोनों हैं। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, तो ये दोनों पड़ते हैं गुजरात में। गुजरात में तो आप 3 मैंने बता दिए। अल्लादीनो जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान में, और लोथल और कुंतासी ये दोनों पड़ते हैं गुजरात में। तो 3 हो गए। चौथा या 5वां मैं बता देता हूँ। एक है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सुतकांगेडोर ये पड़ता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। और इसके बाद जो है बालाथल। बालाथल देखा जाए तो बालाथल ये पड़ता है बलूचिस्तान में। बालाथल नहीं है, ये बालाथल नहीं है, यहाँ पर है बालाकोट, ठीक है, वो गलती हो गई थी। तो बाला वाला दोनों में लगता है। तो बालाकोट ये पड़ता है जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। तो आप इसको याद करें, बालाकोट ये 5वां है, और चौथा सुतकांगेडोर, और तीसरा कुंतासी, और दूसरा लोथल, पहला अल्लादीनो। ये पांचों की स्थान भी मैंने बता दिए। अल्लादीनो इस सिंध प्रांत में पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है। कुंतासी ये भी गुजरात में पड़ता है। और सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। बालाकोट ये भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये 5 बंदरगाह थे अर्थात पत्तन थे। तो इनको भी याद कर लें। और जो मैंने 9 शहर बताए हैं, MR SD KB GCL, ये 9 शहर हैं, इनको भी आप याद कर लें, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो हमारी थी ये आपको पसंद आएगी। और मैंने इसमें बहुत ही मेहनत की है क्योंकि इसे बनाया है। और इसके जो भी फैक्ट थे मैंने बहुत जगहों से ऐड किए हैं, और इसमें जो है आपको एक ही वीडियो में लाकर सारे प्रश्नों को मैंने कराया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहें। और जय हिंद, वंदे मातरम।